इंशाल्लाह हम फिर से वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से गुज़िश्ता जो ईद गुज़र गई है वो मुबारक हो। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी नेमतों से नवाजा होगा इस ईद पर, और आने वाले वक्त के लिए अल्लाह आपके लिए अच्छा टाइम लेके आए। हम थे चैप्टर नंबर 1 पे, बायोलॉजी के। हमने लास्ट जो टॉपिक स्टडी किया था लास्ट लेक्चर के अंदर बिफोर ईद, वो था बायोस्फीयर। हम वहीं से उसको आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। और जो स्टूडेंट्स क्लास ज्वाइन कर चुके हैं मैं इनको अगेन वेलकम करता हूं, और जो लोग सलाम कर रहे हैं इनको मेरी तरफ से वालेकुम अस्सलाम। फ़िलहाल तमाम लोग जो है वो बातचीत कर सकते हैं मुझसे, स्पेशली ईद वगैरह के बारे में। उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो बताएं भाई कैसी रही आप लोगों की ईद? कुछ खाया पिया, कुछ घूमे फिरे? बल्कि घूमने फिरने के लिए तो सारी चीज़ें बंद हैं। उम्मीद है खाने पीने से ही और सोने से स्पेशली इंजॉय किया होगा। चलें जी, बच्चे फरमा रहे हैं आपको भी ईद मुबारक जी, खैर मुबारक तमाम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि तमाम लोग कम से कम इस ईद पे सोए नहीं होंगे, लेकिन क्या करें, जो नींद है वो कभी कभी गालिब आ जाती है, तो फिर सोना पड़ता है। सेकेंड ईयर कब से स्टार्ट होगी? जब से आप कहेंगे तब से स्टार्ट हो जाएगी। मेरा ख्याल है 10 जून से स्टार्ट होगी। सो थोड़ा सा ब्रेक पे पाँव रखें, इंशाल्लाह हम आपको खुशखबरी सुनाएंगे। तो बच्चों, अब मैं मौजूद हूँ दोबारा आप लोगों की क्लास में, और आप लोग मौजूद हैं पढ़ने के लिए। ये कौन है जी? राफे साहब पूछ रहे हैं जी आपका नेट सही नहीं आ रहा। क्यों, मेरे नेट को क्या हुआ भाई? हाँ, आवाज़ मैं जान के थोड़ी थोड़ी आहिस्ता रखता हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता गेयर बढ़ता है। देखिए पहले पहला गियर होता है, फिर दूसरा गियर होता है, फिर तीसरा गियर होता है, फिर जाके जो है ना चौथा गियर लगता है। तो इंशाल्लाह आवाज़ की वजह से कह रहे हैं, तो मैं आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बढ़ा दूँगा। हाँ जी, मेरी ईद कैसी गुजरी जी? अच्छा, मेरी ईद जो है ना वो माशाल्लाह अच्छी गुजरी। अच्छी क्यों गुजरी, वो एक बहुत बड़ा राज है। वो राज ये है कि मैं अपनी फैमिली के साथ, मीन अपनी मदर, अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ ससुराल डे मनाने गया हुआ था। सो इसलिए मेरी ईद जो है वो अच्छी गुजरी। आपकी ईदी कितनी इकट्ठी हुई यार? आप लोग जो है ना थोड़ा सा ख्याल किया करें, मैं ईदी देने वाले में से हूँ, ठीक है? तो मेरा ख्याल है ईदी जो है वो बच्चों की इकट्ठी होती है। मेरे बेटे की माशाल्लाह काफ़ी जो है ना वो ईदी इकट्ठी हुई है, जो मैंने गिनी थी, सही गिनी नहीं गई क्योंकि बहुत ज़्यादा ईदी इकट्ठी हुई थी। तो ईदी मेरे बेटे की इकट्ठी हुई है, मेरी नहीं हुई क्योंकि मैं अब बड़ा हो गया हूँ। शायद मुझे मेरी दादी ने शायद कोई, या दादाबू ने कोई थोड़ा सा, वैसे वो तो दादी है ना फिर, या मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, एक बंदे ने ना मुझे ईदी दी थी। चलें जी, तो मैंने बता दिया अपनी ईद के बारे में। उम्मीद है आप लोग भी कुछ अरसे के बाद मेरी जैसी ईद जो है वो मनाया करेंगे। तो फ़िलहाल हम पढ़ाई की तरफ आते हैं। ईद की बातें हो चुकी हुई हैं। फ़िलहाल ये मुझे कमेंट्स दिख रहे हैं कि वीडियो रुक कर आ रही है। व्हाट इज़ दिस प्रॉब्लम? आई रिक्वेस्ट मैनेजमेंट स्टाफ टू सी दिस प्रॉब्लम एंड रिजॉल्व इट। अच्छी अंग्रेज़ी है ना मेरी। चलें जी, प्रॉब्लम इज़ रिजॉल्व। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। टुडे वी विल स्टार्ट लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। अब ये स्पेस का मतलब क्या है? बायोस्फीयर में हमने कहा था कि हमारी इतनी बड़ी दुनिया है, इस दुनिया में जितने भी इकोसिस्टम्स हैं सबको मिला के हमने कहा था ये बायोस्फीयर है। कहा था कि नहीं कहा था? अब इस दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर पौधे पता नहीं क्या क्या इस दुनिया में मौजूद है। इस पूरे प्लेनेट पे बेतहाशा जानवर, पौधे, ऑर्गेनिज़म्स, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म, सब कुछ जो है ना वो मौजूद है। अब हम स्टडी कैसे करें? हम इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की एक साथ स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि ये इतने ज़्यादा हैं। तो इनको स्टडी करने के लिए ना हम अपने बायोस्फीयर को डिवाइड करेंगे।
कैसे डिवाइड करेंगे? हम डिवाइड करेंगे, हम इसके बना देंगे बायोम्स। मसलन बायोम्स कैसे बनाएंगे? हम कहेंगे यार इतना पोर्शन ही एक बायोम है, इतना पोर्शन जो है ये एक बायोम है, ये एक बायोम है, ठीक है, ये फिर एक और बायोम है, ये एक और बायोम है। तो हमने ना इस पूरे बायोस्फीयर के ना पार्ट्स कर दिए। ये पार्ट्स किस बेस पे किए? हमने क्लाइमेट की बेस पे किए हैं। हमने कहा इसके 1 2 3 4 5 6 7 जो है ना वो बायोम्स हैं। अब बायोम की डेफिनेशन जो आपकी बुक में लिखी है, बायोम क्या है? बायोम एक लार्ज, बहुत बड़ी रीजनल मतलब कि इलाकाई कम्युनिटी है जिसको हम बनाते हैं या डिटरमाइन करते हैं किसकी बेस पे? क्लाइमेट की बेस पे, कि इस इलाके का टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है। सो ये हमारा एक बायोम है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त पाए जाते हैं कोनीफर के, ये एक और बायोम है। इधर जो है ना सारा पानी वाला हिस्सा है, ये एक और बायोम है। तो हम डिपेंड कर रहे होते हैं किस चीज़ के ऊपर बच्चों? क्लाइमेट के ऊपर। तो हम एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बना देते हैं। इस पूरे बायोस्फीयर को डिवाइड कर दिया इनटू दी व्हाट? इनटू दी कम्युनिटीज़। किस बेस पे बनाई? क्लाइमेट की बेस पे। और हर कम्युनिटी को क्या नाम दिया है? बायोम। इसका मतलब बायोम भी क्या हुई? कम्युनिटी। बायोम भी क्या हुई? कम्युनिटी हुई। ओके हो गया? तो बायोम्स की एग्जांपल नोट करें, लिख लें बल्कि अपनी बुक पे। बहुत ही प्यारी एग्जांपल है बायोम की। कोनीफर फॉरेस्ट, एक पूरा जंगल है। जिन इलाकों में भी कोनीफर फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ये कोनीफर कहते हैं जिन पे कोन्स लगी होती हैं, उस पूरे इलाके को जहाँ जहाँ कोनीफर के दरख्त हैं, हमने क्या नाम दिया? ये कोनीफर फॉरेस्ट का बायोम है। ये क्या जी? कोनीफर फॉरेस्ट का बायोम है। इसी तरह ग्रासलैंड का एक बायोम है, जहाँ जहाँ घास मौजूद है वो पूरा इलाका, पूरी कम्युनिटी ग्रासलैंड की होगी। सो हमने इलाकाई कम्युनिटीज़ जो हैं वो बना दी ताकि हमें स्टडी करने में आसानी हो। बुक की लाइन है कि हम इन बायोम्स को उसी के अंदर रहने वाले प्लांट्स की बेस पे डिफाइन करते हैं। इसका नाम कोनीफर फॉरेस्ट क्यों रखा? क्योंकि यहाँ कोनीफर फॉरेस्ट एग्जिस्ट करते थे और इन्हीं की बेस पे दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स को डिटरमाइन किया जाएगा। सो स्पेस के अंदर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया कि नहीं किया? बोलें। कर लिया। कैसे किया बताएं? बायोम्स बना के किया। बायोम क्या होते हैं? बहुत बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ होती हैं। कैसे बनाते हैं ये कम्युनिटी? क्लाइमेट की बेस पे बनाते हैं। और कितनी बड़ी होती हैं जी? बहुत बड़ी। कैसी होती हैं? इलाकाई। तो ये हो गए बायोम जो इस पूरे खित्ते में हमें नज़र आएंगे, पूरी दुनिया में खित्ते के हिसाब से हम ये बायोम बना देंगे। यहाँ मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने मैनेजमेंट स्टाफ से कि वो कैमरे की बैटरी ज़रा चेंज कर दें ताकि जो रेड अलर्ट आ रहा है वो कैमरा बंद ही ना कर दे। ओके, बायोम हो गया। तो ये हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 25 के अंदर डिटेल से और 26 के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे जो सेकंड ईयर में है कि कौन कौन से बायोम्स इस दुनिया में होते हैं। फ़िलहाल मैंने आपको बताया कोनीफर फॉरेस्ट एक बड़ा मशहूर बायोम है, ग्रासलैंड एक बड़ा मशहूर बायोम है। अब जो है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम आता है। लिविंग वर्ल्ड इन टाइम का सिंपल मतलब क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एज कितनी है? एज कितनी है? कितना अरसा हो गया जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बने हुए? कितना अरसा हो गया? अब हमने जैसे स्पेस के बारे में बताया कि जी फलाने फलाने इलाके में फलाना बायोम है, उस बायोम में ये वाले ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कोनीफर फॉरेस्ट है तो कोनीफर नाम के ट्रीज एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि जो दुनिया है इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आए हुए कितना अरसा हो गया? टाइम बताएं, वक्त बताएं। वक्त बताएं जी। इंसान को आए हुए कितना अरसा हो गया? मैमल्स को आए हुए कितना अरसा हो गया? एम्फीबियंस को आए हुए कितना अरसा हो गया? रेप्टाइल्स को आए हुए कितना अरसा हो गया? तो ये तमाम जो हम टाइम बताते हैं, एज बताते हैं,
उसको हम स्टडी करते हैं लिविंग वर्ल्ड इन टाइम की डेफिनेशन या हेडिंग के अंदर। तो पता चल गया मैं क्या बताने लगा हूँ आपको। मैं ये बताने लगा हूँ कौन सा ग्रुप ऑर्गेनिज्म का ये कब आया इस दुनिया के अंदर। तो उसको हम एज की फॉर्म में बताएंगे। एज क्या है जी, ओके। तो एज बताने के लिए कुछ मेथड्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले तो हमें ढूंढने पड़ते हैं फॉसिल। फॉसिल उनके जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, हमें वहाँ से पता चलता है। मैमल्स के फॉसिल ढूंढेंगे हम, एम्फीबियंस के फॉसिल ढूंढेंगे हम, रेप्टाइल्स के फॉसिल भी ढूंढेंगे, सब के फॉसिल ढूंढेंगे। कहाँ ढूंढेंगे? हम रॉक्स के अंदर ढूंढेंगे। सपोज करें ये रॉक्स की लेयर्स हैं, ये रॉक्स की क्या हैं जी? लेयर्स हैं। लेयर सीधी बन जाएंगी तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। लें जी, ये है रॉक्स की लेयर। ये हमने एक रॉक ढूंढी है। ये वो रॉक है जो वक्त के साथ साथ बनी है। इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल पड़े रह गए। अब हमने ये फॉसिल इन रॉक्स के अंदर से ढूंढने शुरू करने हैं। हम यहाँ पे खड़े हुए हैं इस वक्त, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। हमने क्या किया जी? हमने इसको खोदना स्टार्ट किया। ये रॉक है, इसको खोदना स्टार्ट किया। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम अंदाज़ा कैसे लगाएंगे कौन सा ग्रुप कितना पुराना है। तो हम इसको खोदते चले गए। हमें ना ये ऊपर वाली जो लेयर्स थी, ये सेडिमेंट्स की लेयर्स होती हैं, यानी ये इस तरतीब से लेयर्स बनती चली गई। हमें यहाँ मिले मैमल्स, इधर हमें मिले रेप्टाइल्स, इधर हमें मिले एम्फीबियंस, एम्फीबियंस मिल गए, और सबसे नीचे हमें मिली फिश। अब जो है ना, यहाँ पे आपने एक चीज़ मुझे बतानी है। अगर ये किसी ज़माने में एग्जिस्ट करते थे, फिश एग्जिस्ट करती थी, एम्फीबियन एग्जिस्ट करते थे, रेप्टाइल, जब ये मर गए, फॉसिल बन गए ना इनके, वो रॉक्स के अंदर हो गए दफन। हमने ये बताना है ये कितना अरसा पहले इस दुनिया में आए, इनकी एज क्या है। अब मुझे इससे देख के बताएं, आपको क्या लगता है जो जितना गहरा है, डीपर है, उसकी एज कितनी होगी? और जो जितना ऊपर है, ऊपर को क्या करें, लेस डीप कह लें, एज इसके कंपैरिजन में कितनी होगी? हाँ जी, कंपेयर करें। मैमल्स, यहाँ पे बर्ड्स भी होते हैं वैसे ऊपर वाली लेयर के अंदर। तो अब आप मुझे यहाँ से कंपेयर करके बताएं, क्या लगता है आपको? ये जो आपको रॉक मिली है, इस रॉक को आप खोदते चले जा रहे हैं और इनके अंदर आपको लेयर्स मिल रही हैं। ये तो मैंने थोड़ी सी लेयर्स बनाई है, ये हज़ारों लेयर्स होती हैं। और सपोज करें कि एक लेयर एक साल में बनती है, तो कुछ आपको ऑर्गेनिज्म डीप लेयर्स में मिलेंगे और कुछ आपको ऑर्गेनिज्म कम गहरी लेयर्स में मिलेंगे। तो मुझे बताएं, इन दोनों ऑर्गेनिजम्स में कंपैरिजन करें तो कौन से ऑर्गेनिजम्स पुराने होंगे और कौन से कम पुराने होंगे? मीन किन की एज ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा गहरे हैं उनकी या जो कम गहरे हैं उनकी? चेक करें ज़रा जल्दी से। बड़ा डीप कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मैं आपको, इंशाल्लाह काम आएगा आपके। तो ज़रा इसको कंपेयर करें। दिस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द एज इज कॉल्ड लेयर्स ऑफ सेडिमेंटेशन। कि जब सेडिमेंटेशन होती गई, मीन चीज़ें सेटल डाउन होती गई, ऊपर रॉक बनती चली गई, तो फिर क्या हुआ जी, हमने उनकी लेयर्स के अंदर से ऑर्गेनिज्म फाइंड आउट करना स्टार्ट किए। हाँ जी, क्या फार्मूला बनेगा? कुछ हमें बहुत डीपर मिले और कुछ कम डीपर मिले, किन की एज ज़्यादा होगी? तो फरजान साहब फरमा रहे हैं मोस्ट, मतलब डीप वालों की मोस्ट होगी जी, मोस्ट इन डीप वालों की ज़्यादा, मोस्ट एजिड जो हैं वो डीप वाले होंगे, लेस डीप की कम एज होगी। बिल्कुल ठीक है, शहरियार साहब फरमा रहे हैं। अच्छा जी, मोहम्मद अवैस पता नहीं क्या फरमा रहे हैं। अच्छा जी, चलें ठीक है। तो इसका मतलब आप लोगों को मेरा पॉइंट समझ आ गया। फ़िश की एज सबसे ज़्यादा होगी इनके अंदर। क्यों?
फिश हमें सबसे डीपर लेयर में मिल रही हैं। तो जितनी डीपर लेयर में आपको ऑर्गेनिज्म मिलेगा उसकी एज उतनी ज़्यादा होगी, वो ओल्डर होगा। डीपर में होगा तो क्या होगा जी, ओल्डर होगा, मीन पुराना होगा, उसकी एज ज़्यादा होगी। सबसे कम एज किसकी है जी, मैमल्स की है, बर्ड्स की। इसका मतलब मैमल और बर्ड्स दुनिया में सबसे एंड पे आए हैं एनिमल्स के अंदर। इससे ये पता चला। तो पहला तरीका क्या था जी, लेयर्स ऑफ सेडिमेंटेशन, सबको पता चल गया। दूसरा तरीका क्या है, हम रेडियो एक्टिविटी से पता करते हैं किसी की एज कितनी है। अब इस एज से तो हमें अंदाज़ा हो गया कि भाई ये पुराने हैं, ये कम पुराने हैं। अब रेडियो एक्टिविटी करते हैं, फॉर एग्जांपल यूरेनियम आपको पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। हम रॉक्स के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। अब एक और सवाल आपसे है, ये सारी लेयर्स है ना, इन लेयर्स में आप यूरेनियम की अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं। आपको पता ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट हर हाफ लाइफ के बाद आधा रह जाता है। अब मुझे एक बात बताएं, इन सारी लेयर्स को अगर कंपेयर करें तो डीपर लेयर्स के अंदर यूरेनियम ज़्यादा होगा या अपर लेयर्स के अंदर यूरेनियम ज़्यादा होगा जो बाकी है? क्वेश्चन सुन लें। यूरेनियम की रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट की हम कर रहे हैं रॉक्स की लेयर में। हम रॉक की एज बताना चाह रहे हैं, इस लेयर को भी छोड़ दें। हम कह रहे हैं यार एक ये रॉक है और एक ये रॉक है, रॉक नंबर 2, ये रॉक नंबर 1 है और ये रॉक नंबर 2 है। दोनों में यूरेनियम की जो है वो अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। ये कौन पूछे, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंट का मतलब होता है बैठ जाना। जैसे ये एक लेयर है, इसके ऊपर एक और लेयर आ गई, ये सेडिमेंट हो गई। फिर एक और लेयर आ गई, सेडिमेंट हो गई। एक और लेयर आ गई, सेडिमेंट हो गई। अब ये ज़रा सवाल सुन लें, रॉक 1 और रॉक 2 में से जिसमें यूरेनियम ज़्यादा, बल्कि इसको भी रहने दें, उसी क्या नाम है सवाल का जवाब दें। अपर और डीपर लेयर में से किस में यूरेनियम ज़्यादा बचा होगा और किस में यूरेनियम कम बचा हुआ होगा? कार्बन 14 से भी कर सकते हैं, मैंने यूरेनियम की एग्जांपल दी है। लेस डीप की कम होगी, नहीं, गलत हो गया। हाँ जी, बाकी बच्चे बताएं ज़रा, यूरेनियम की अमाउंट किस में कम होगी? अपर में कम होगी? नहीं, अपर में कम नहीं होगी। क्यों? अपर चूंकि सबसे एंड पे आया ना, तो इसके अंदर यूरेनियम सबसे कम ज़ाया हुआ है, सबसे कम ज़ाया हुआ है, ठीक है। अपर में ज़्यादा होगी, कम ज़ाया हुआ है। कम ज़ाया क्यों हुआ है जी? क्योंकि ये सबसे लेट आए हैं, तो इसका मतलब ज़ाया कम हुआ है, हाफ लाइफ कम हुई है। तो अपर के अंदर यूरेनियम की जो बची हुई मिकदार है वो ज़्यादा होगी, इसका मतलब वो इतनी पुरानी नहीं है। और जो डीपर लेयर्स होंगी उनमें यूरेनियम की जो अमाउंट है वो बहुत कम बाकी रह गई होगी, क्योंकि हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा गुजर चुकी होंगी। सो जितनी डीपर लेयर होंगी उतना यूरेनियम कम बाकी होगा, और जितनी अपर लेयर्स होंगी उतना यूरेनियम ज़्यादा बाकी। इस तरह हम दो रॉक्स के अंदर कंपैरिजन भी कर सकते हैं, रॉक नंबर 1 का रॉक नंबर 2 के साथ कितना यूरेनियम बचा हुआ है। अगर रॉक नंबर 2 में ज़्यादा यूरेनियम बचा हुआ है ना, तो हम कहेंगे रॉक नंबर 2 न्यू है, लेटेस्ट है। और अगर इसमें थोड़ा सा रह गया है, कम है, तो हम कहेंगे ये पुरानी है। तो इस तरह में ये दो तरीके हैं। अपने बुक में ना इन दोनों लाइनों को अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट। लेयर्स ऑफ सेडिमेंटेशन, ये आपको लाइन नंबर मिलेगा 1 2 3 4, 5वीं 6ठी लाइन में आपको ये मिल जाएगा। तो आप जो है लेयर्स ऑफ सेडिमेंट 5वीं लाइन के स्टार्ट में है। ये आपका पहला तरीका है। और दूसरा तरीका आपको मिलेगा उसके बाद 2 लाइनें आगे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। सो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यानी रेडियो एक्टिविटी वाला जो मेथड है, ये मेथड नंबर 2 है। ये क्या करने के लिए? ये सिर्फ एज बताने के लिए है। क्या बताने की है? तो हेडिंग दे कैलकुलेशन ऑफ एज। कितने मेथड्स हैं? 2। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपने सब ने ये मैसेज करना है कमेंट करके। एज कैलकुलेट करने के फॉसिल्स की या किसी रॉक की
चट्टान की एज कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स हैं और कौन से हैं? जल्दी से, हरी है बच्चों। अब हमने इन सारे मेथड्स की बुनियाद पर इस पूरे दौर को, जिस वक़्त से ये दुनिया एग्जिस्ट करती है, 4 इरास के अंदर डिवाइड कर दिया। एक जियोलॉजिकल टाइम चार्ट बनाया। इस चार्ट के मुताबिक 4 इरास हैं, 4 दौर हैं। इरा का मतलब दौर, इरा का मतलब क्या है जी? 4 दौर है इस दुनिया में। सबसे पहला दौर, सबसे पुराना दौर प्रोटेरोजोइक इरा था। प्रोटेरोजोइक इरा, ये तकरीबन 2000 साल, 2000 मिलियन साल पहले था। इसके बाद पैलियोजोइक इरा आया, पैलियोजोइक दौर आया। उसके बाद मीजोजोइक दौर आया, और एंड पे, सबसे एंड पे लेटेस्ट सीनोजोइक दौर आया। ये दौर हैं 1, 2, 3 और 4। ये सबसे पुराना दौर है, ये कम पुराना है, ये उससे कम, और ये सबसे एडवांस, सबसे लेटेस्ट दौर है। 4 दौर आ गए जी। 4 दौरों के नाम याद कर लें। हर दौर को फिर पीरियड्स के अंदर भी डिवाइड किया हुआ है। जैसे जुरासिक वर्ल्ड फिल्म देखते हैं तो वो एक पीरियड का नाम है जो पास्ट में एग्जिस्ट करता था, और उसकी जो वैल्यू है वो 180 मिलियन साल पहले जो मीजोजोइक ईरा में आती है। जुरासिक 180 मिलियन साल पहले जुरासिक दौर हुआ करता था, जिसमें डायनासोर एग्जिस्ट किया करते थे। तो ये जो है ना चीज़ें आपको बता रहे हैं कि जुरासिक दौर का मतलब क्या है। ये एक दौर है जो पास्ट में था। कितने साल पहले जी? 180 मिलियन साल पहले। किस दौर के अंदर है ये? मीजोजोइक दौर के अंदर आता है। अब आपने कैसे बताया कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस एज में आया? तो आप ना उसका बॉक्स बनाते हैं। जैसे मैं आपको अगर मैमल्स का बॉक्स दिखाऊं, तो मैमल्स का बॉक्स कुछ इस किस्म का बना हुआ है। ये मैमल्स का बॉक्स है, सबको नजर आ रहा है जी? दीज आर द मैमल्स। ये मैमल का बॉक्स है। इस बॉक्स में आप ये बताएंगे, जो बल्कि चूंच और लंबी कर दें, ये पैलियोजोइक तक जा रही है। इस बॉक्स में क्या बताएंगे आप बताएंगे ये जो चूंच है ना, ये बताएगी ये कब ओरिजिनेट हुए थे पहली मर्तबा। तो मैमल्स की जो बॉक्स की चूंच है ना, वो ये बता रही है कि ये फर्स्ट टाइम इस दुनिया में पैलियोजोइक ईरा में आए 270 मिलियन साल पहले तकरीबन। और ये जहाँ से इसकी विड्थ चौड़ी हो गई है, इसका मतलब है ये इस दौर में आके बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो गए। अबंडेंट का मतलब है इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और वो किस दौर में बढ़ी है? सीनोजोइक ईरा के अंदर। पॉइंट समझ आ गया? जहाँ से वो वाइड है, इसका मतलब वो इस दौर में आके अबंडेंट हो गए, फैल गए बहुत ज़्यादा। और जहाँ उसकी चूंच है, ये बता रहा है कि ये फर्स्ट टाइम कितने मिलियन साल पहले इस दुनिया में, इसकी एज कितनी है। तो ऑलमोस्ट पैलियोजोइक ईरा के अंदर मैमल्स जो है वो आ गए थे इस दुनिया में, लेकिन इतने मशहूर नहीं हुए। अबंडेंट कब हुए जी? अबंडेंट हुए सीनोजोइक ईरा के अंदर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ मुझे बर्ड्स के बारे में बताएं। बर्ड्स कब आए, ओरिजिनेट कब हुए, और अबंडेंट कब हुए? ओके, जल्दी से बर्ड्स का ज़रा आंसर दें इसी तरह ही। और अगर आप इस पूरे जूलॉजिकल टाइम चार्ट के आखिरी हिस्से पे जाएं तो वहाँ लिखा होगा 3000 मिलियन साल पहले दुनिया के पहले ऑर्गेनिज्म आए थे, जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। चूंच बिल्कुल जो एंड पे है, 3000 मिलियन साल पहले। ओके, इराज के नाम दोबारा सुन लें जी। लोग कह रहे हैं जी रिपीट कर दें। सबसे पुराना जोर प्रोटेरोजोइक, फिर पैलियोजोइक, फिर मीजोजोइक और फिर सीनोजोइक। ओके, बर्ड्स का बताएं जरा जल्दी से। बर्ड्स का जल्दी से बताएं। आमतौर पर ना ये टॉपिक
छुड़वा दिया जाता है, लेकिन ये चूंकि टेक्निकल है मैंने सोचा कि आप लोगों को लाजमी बताऊं। चलें एक बार जो है मैं इसको रिपीट कर देता हूं। हम लोग आज के टॉपिक में ये बताने जा रहे थे कि मैमल्स की एज कितनी है, रेप्टाइल्स की एज कितनी है, बर्ड्स की एज कितनी है। तो वो करने के लिए हमने दो तरीके इख्तियार किए, लेयर्स ऑफ सेडिमेंटेशन को स्टडी किया, रेडियो एक्टिविटी को भी स्टडी किया। स्टडी करने के बाद हमने एक जियोलॉजिकल टाइम चार्ट बनाया। हमने ना चार्ट बना दिया और हमने दौर लिख दिए कि इतने साल पहले सिनोजोइक दौर था, उससे पहले मीजोजोइक दौर था, उससे भी पहले पैलियोजोइक दौर था, उससे पहले प्रोटेरोजोइक दौर था। ये दौर के नाम है। 2000 मिलियन साल पहले प्रोटेरोजोइक दौर हुआ करता था, जब सिर्फ बैक्टीरिया वगैरह हुआ करते थे। तो हमने ये चार्ट बना दिया। इस चार्ट से सिर्फ ये पता चल रहा है कि कितने मिलियन साल पहले कौन सा दौर था। पहले ये समझ लें। मैं अगर आपकी बुक की वैल्यूज़ बताऊं आपको, सिनोजोइक दौर जो है ये 70 मिलियन साल पहले जो है वो था। मीजोजोइक जो दौर है, आप सबसे पहले ना 1 2 3 4 कर लें, क्योंकि बीच में पीरियड्स भी लिखे हैं वो कंफ्यूज करते हैं। आप सिनोजोइक को 1 करें जल्दी से, और मीजोजोइक को 2 करें जल्दी से, पैलियोजोइक को 3 करें, नंबरिंग कर लेना, और प्रोटेरोजोइक को 4 कर लें। ये आपके 4 दौर आ गए। अब जो है ना आपने पीरियड्स पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ इरास पे ध्यान देना है। ये 4 दौर यानी 4 इरास आपके आगे जी। अब आपको ये भी पता चल गया कि कौन सा दौर कितना पुराना है। आगे वैल्यू भी लिखी हुई है। ये हमने इन 2 मेथड्स को देख के वैल्यूज बनाई हैं। ये हमें नहीं बन गई, इनमें बड़ा टाइम लगा, बड़ी रिसर्च हुई, सेडिमेंट्स चेक की गई, रेडियो एक्टिविटी चेक की गई, फिर जाके ये 4 इरा जो है वो तकसीम हो गए। हमने पिछले दौर को, पास्ट को इन 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इतनी बात क्लियर होगी। अब आपने बताना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कितने साल पुराना है। तो उसको हम इस तरह से ट्री की फॉर्म में बनाते हैं। मसलन मैमल की शाख जो बनाई है वो इस किस्म की बनाई है। आप चेक करें मैमल्स पे जाके, इस तरह से ये मैमल्स की जो है ना वो शाख है पूरी। ओके, मैमल्स की शाख ये बताती है, ये देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैमल्स, दोबारा सुन लें, एंड पे आपको जो है वो नजर आ रहा होगा। आपने सबसे इसी तरह देखने, ठीक है। मैमल्स की शाख की सबसे पहले आपने देखनी है चूंच, ये वाला हिस्सा चेक करना है कि ये स्टार्ट कहाँ से हुई है। जहाँ से ये स्टार्ट होती है ना, इसका मतलब ये इतने साल पहले ओरिजिनेट हुए थे, इन पहली मर्तबा आए थे इस दुनिया में, इससे पहले मैमल नहीं थे। एक बात तो ये क्लियर हो गई। ये वाला जो पॉइंट है ना, स्टार्टिंग पॉइंट, ये बताता है कि ये इतने मिलियन साल, ये वैल्यू आप जिस तरह ग्राफ में नहीं देखते वैसे देख सकते हैं। और जहाँ से ये वाइड हो जाता है, ये ब्रांच वाइड हो जाती है, ये देखें ये वाइड हो गई है, इसका मतलब ये इस दौर में आके बहुत ज़्यादा क्या हो गए, अब का मतलब बहुत ज़्यादा फैल गए। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए आपने उसका स्टार्टिंग पॉइंट देखना है कि वो पहली कब आए, और जहाँ से उसकी ब्रांच वाइड हो रही है वो देखने के वो अबंडेंट कब हुए। तो बर्ड्स का जवाब आप लोगों ने दिया, बर्ड्स पहली मरतबा आए मेरा ख्याल है ये मीजोजोइक दौर के अंदर आए। पीरियड्स को छोड़ दे, मीजोजोइक दौर के अंदर आए, और ये अबंडेंट हुए सीनोजोइक दौर के अंदर। स्टार्टिंग पॉइंट उसका मीजोजोइक दौर के अंदर है बर्ड्स का, और ये जो वाइड है जहाँ से ये चौड़ा है वो उसका सीनोजोइक दौर के अंदर है। इसी तरह आप देखें प्लांट्स की बात कर लेते हैं। जिम्नोस्पर्म सेकंड नंबर पे है। जिम्नोस्पर्म का अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट चेक करें तो वो 270 मिलियन ईयर्स अगो पे आ रहा है, जो कि पैलियोजोइक ईरा में आ रहा है, और वो बड़े फिर कम हो गए। जिम्नोस्पर्म देखें ऐसे बढ़ते हैं और फिर जाके कम हो जाते हैं। तो बड़े कब थे ये मीजोजोइक ईरा के अंदर, और फिर कब कम हुए, सीनोजोइक ईरा के अंदर। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ जी एम्फीबियंस। एम्फीबियन पहली मर्तबा कब आए? एज ऑफ एम्फीबिया चेक करें।
ये पैलियोजोइक ईरा के अंदर है, पीरियड कोई भी हो सकता है, वो आप रिलेट कर लें पैरेलल। और फिर एम्फीबियन पैलियोजोइक में ही अबंडेंट हो गए और फिर कम होना शुरू हो गए, और अब कम ही है, ज़्यादा नहीं है। इस वक्त सबसे ज़्यादा कौन है? एनिमल्स के अंदर बर्ड्स और मैमल्स हैं। बाकी रेप्टाइल्स भी इस तरह कम हो गए हैं, एम्फीबिया भी कम हो गए हैं, फिश भी कम हो गए, फिर बड़ी हैं। सो एंजियोस्पर्म बड़े हैं प्लांट्स के अंदर, जिम्नोस्पर्म और फर्न्स कम हो गए हैं। सो जब बढ़ते हैं फिर कम भी हो सकते हैं। तो वो आपको बता रही होगी ब्रांच कि कब बड़े हैं और कब कम हुए हैं, और चूंच क्या बता रही है कि कब पहली मर्तबा है। सो इस पूरी लाइफ का ओरिजिन ये वाला है 3000 मिलियन साल पहले जब फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म आए अकॉर्डिंग टू साइंस। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ एज ऑफ रेप्टाइल्स, एज ऑफ एम्फीबिया, एज ऑफ इंसेक्ट्स, एज ऑफ फिश वगैरह वगैरह। फंजाई और एल्जी की एज भी लिखी हुई है, और फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कब आए ये भी मेंशन किया हुआ है। आई थिंक कि आपको समझ आ गया। नहीं समझ आया तो इस वीडियो को 1-2 मरतबा दोबारा देखना है आपने लेक्चर ख़त्म होने के बाद। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूँगा कि समझ आ गया। इस सारी बहस का मकसद सिर्फ एक ही है। क्या मकसद है? हमने बताया किस लिविंग ऑर्गेनिज्म की एज कितनी है, कितने साल पहले ये दुनिया में आए और कब अबंडेंट। बस ये बताने के लिए इतनी लंबी चौड़ी कहानी आपको सुनाई है। तो दोबारा सुनिएगा ज़रूर, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पे लेक्चर वाइंड अप करते हैं। आप लोग लाजमी रिव्यूज़ अपलोड कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया वो मेरी पिक्चर को क्लिक करके फॉलो भी कर सकते हैं। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।